लास्ट जो टॉपिक था हमारा राष्ट्रीय आय, उसका कुछ हिस्सा रह गया था, उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा फिर हम नया अध्याय भी शुरू कर देंगे। थोड़ा सा इसका भाग रह गया था, जैसे मैं बता रहा था कि राष्ट्रीय आय जैसे हम लोगों ने निकाल लिया था एनएनपी इन फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया था, और इसके पहले जो निकलता है वो निकलता है एनएनपी इन मार्केट प्राइस। तो ये जो फैक्टर कॉस्ट निकलता है ये हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है। ये हमने पढ़ लिया था। आज मुझे ये बताना है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस या मार्केट कॉस्ट इसमें क्या डिफरेंट है। तो लागत मतलब जो एनएनपी निकलता है वो दो प्रकार से निकलता है, फैक्टर कॉस्ट पर और मार्केट कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या अंतर है और मार्केट कॉस्ट में क्या अंतर है। तो पहले फैक्टर कॉस्ट की बात कर लें। तो एक उत्पादक जो प्रोड्यूसर होता है, वस्तु और सेवाओं को बनाने वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो जब किसी चीज़ को बनाएंगे मार्केट में पहुंचाने के लिए, तो मार्केट में पहुंचाने से पहले जब उसका उत्पादन होगा तो उत्पादन के लिए निवेश की आवश्यकता होगी। निवेश का मतलब है पूंजी को लगाना, ठीक है। निवेश की आवश्यकता होगी, कैपिटल की आवश्यकता होगी। तो कैपिटल में हम क्या, अब तो इसका सीधे सीधा अर्थ हो गया कि वस्तुओं सेवाओं पर शुरुआत का जो खर्च होता है, वस्तु सेवा जो स्टार्टिंग में जो खर्च किया जाता, उस खर्च को जो है हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इसमें जनरली क्या आ जाए, जैसे पूंजी पर ब्याज देना पड़ गया, श्रम, बिजली का खर्च, मजदूरी वगैरह है, आदि जो खर्च हैं वो सारे खर्च फैक्टर कॉस्ट में ऐड होते हैं। इसके बाद यहीं पे एनएनपी जो निकलती वो आपकी राष्ट्रीय आय में बदल जाती है। फिर मार्केट कॉस्ट की अगर बात कर लें तो जो आपका फैक्टर कॉस्ट निकलता है एनएनपी इन फैक्टर कॉस्ट निकलता है, एनएनपी इन फैक्टर कॉस्ट। अगर इसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दें, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी वगैरह, क्योंकि अब तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जीएसटी नाम पे, तो एनएनपी इन फैक्टर कॉस्ट में अगर इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दें और सब्सिडीज को माइनस करा दें, अगर सब्सिडीज को माइनस करा दें, एनएनपी इन फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो आप जो निकाल के लाएंगे एनएनपी वो निकलेगी आपकी मार्केट प्राइस पे। यानी अब सरल भाषा में कहा जाए कि जो हम फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं और इसमें अगर इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दें और सब्सिडीज को माइनस कर दें, तो जो चीज निकल के आएगी वो मार्केट प्राइस हो जाएगी। तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दें और सब्सिडीज को माइनस करा दें, तो मार्केट प्राइस आपकी आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो ये इस तरह से राष्ट्रीय आय की जो एनएनपीज हैं वो निकलती हैं जनरली, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जनरली एनएनपी वी हैव कैलकुलेट एनएनपी इन फैक्टर कॉस्ट, लेकिन सन 2015 से सीएसओ के द्वारा, सीएसओ में पहले बता चुका, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके द्वारा जो है स्थिर, ध्यान से सुनेंगे, स्थिर आधार वर्ष सन 2011-12 के अनुसार सीएसओ स्थिर आधार वर्ष 2011 के अनुसार जीडीपी गणना होने लगी है, ठीक है। जीडीपी गणना होने लगी, तो जीवीए करके जो इसका बेस होता है वो होता है जीवीए, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, और एक हिसाब से इसका सीधा सीधा मतलब है कि जीडीपी इन फैक्टर कॉस्ट। अभी स्टार्टिंग से जो निकाले थे वो निकाले थे जीडीपी इन मार्केट कॉस्ट, लेकिन 2015 से ये हो गया, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। जो और दूसरे देश हैं वो भी इसका अनुपालन करते हैं, तो इंडिया भी कर सकता।
लेकिन अभी तक जो सही पुख्ता जानकारी वो ये है कि एन फैक्टर कॉस्ट पे ही राष्ट्रीय आय की गणना होती है। इसके अलावा इस आधार पर जीएबी के आधार पर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राष्ट्रीय आय की गणना भी की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है व्यक्तिगत किसी फर्म या संस्था की, तो उसमें जनरली जो है 3 प्रकार की आय शामिल होती है। किसी फर्म, ये ध्यान रखना है आपको, किसी फर्म या कोई संस्था, इसकी अगर हमें आय निकालें जीवीए के ग्रॉस वैल्यू एडेड के अकॉर्डिंग, जो स्थिर आधार वर्ष के अकॉर्डिंग है, तो आपकी जो 3 प्रकार की आय होती है, नॉमिनल इनकम, रियल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। नामित आय, वास्तविक आय और प्रतियोज्य आय। डिस्पोजेबल इनकम। तो प्रयोज्य आय की अगर हम बात कर लें तो नामित आय की पहली बात हो जाए, तो किसी फर्म या संस्था की जो नामित आय होती है वो कहलाती है वर्तमान आय, बिल्कुल वर्तमान आय, जिसमें मुद्रास्फीति का बिल्कुल भी गुण नहीं होता, यानी उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होते बिल्कुल भी। तो वर्तमान आय की बात करें, जैसे मजदूरी, तो जैसे कमाया वैसे खर्च कर दिया, इस तरह की नामित आय, यानी एक निश्चित टाइम पर ही अकॉर्डिंग। हमें भविष्य के बारे में नहीं देखना है कि भविष्य में इसकी इनकम क्या होगी, आज कितनी है, वो आपकी जो है नॉमिनल इनकम आती है जनरली। इसके अलावा जो वास्तविक आय, रियल इनकम है, इसमें मुद्रास्फीति इसका घटक है, इसका जो फैक्टर है वो आपका मुद्रास्फीति फैक्टर है। मुद्रास्फीति मतलब होता है जब महंगाई बढ़ती है और मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है और मुद्रा की मूल्य में कमी हो जाती है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति अगर होगी, मान लो कि किसी व्यक्ति की जो इनकम है यहाँ पे 100 है, 100 मजदूरी है, ठीक है, और मुद्रास्फीति की जो दर है वो 10% है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो इनकम होगी वो 90 हो जाएगी, क्योंकि 10% 10 रुपीज वी हैव टू रिड्यूस फ्रॉम 100। डिस्पोजेबल इनकम की अगर बात करें हम, तो डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है जिसमें टैक्सेस वगैरह माइनस हो जाते हैं, तो टैक्स के बाद की इनकम, ये महत्वपूर्ण बात है, ये दोनों चीजें। तो नॉमिनल इनकम में वर्तमान जो आपकी बिल्कुल प्रेजेंट में इनकम है, वो जैसे मजदूरी वगैरह है तो मान लो 100 रुपये थी। रियल इनकम में आपके इसमें जो गुण है वो मुद्रास्फीति का गुण है, तो मुद्रास्फीति के जो इसमें मान लो दर 10% है, देन 100 में 10 रिड्यूस करेंगे तो 90 आपका जो है रियल इनकम होगी। डिस्पोजेबल इनकम टैक्स घटाने के बाद जो इनकम बचती है वो। तो इस तरह से जो है राष्ट्रीय आय की जो फर्म की जो आय है वो होती हैं। तो जो आपके आंकड़े हैं 2019-20 के, जो आंकड़े हैं इनके जो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है दोनों ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसके बारे में बताऊंगा। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, 1945 में इनकी स्थापना होती है, इनके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा जब ये टॉपिक आएंगे। ये जो है राष्ट्रीय आय की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करते हैं। तो इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी उसके हिसाब से जो नॉमिनल इनकम है वो 11.5% है। 2019-20 के 11.5%, और जो रियल इनकम है वो आपकी है 7.5।
ये दो आंकड़े आपको तैयार रखने हैं। अब क्योंकि ये तो केवल अनुमान है वृद्धि के, अब जीडीपी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी बिकॉज ऑफ ये जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही कोरोना को लेकर, तो अर्थव्यवस्था खराब होगी। तो अब उसके बाद क्या रिपोर्टें आएंगी वो देखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स में आएगा टॉपिक पूरा। तो ये जो है बचा हुआ पोर्शन था पूरा। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर जाएंगे अब नए चैप्टर के साथ। अब इसमें से जो भी है इतना आपको पढ़ना है पूरा। राष्ट्रीय आय वीडियो नंबर 4 में देखें आधा भाग, और जो बचा हुआ था वो मैंने इसमें बता दिया। ठीक है, तो न्यू जो चैप्टर आपका है उस पर हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। जो आपका टॉपिक है वो है वृद्धि, विकास एवं खुशहाली। ये अलग अध्याय है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है वृद्धि, विकास और खुशहाली, तो ये हर तरह की होती है वृद्धि और हर तरह का विकास। लेकिन चूंकि हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, हमेशा से मानव जीवन प्रगति की ओर बढ़ता रहा है। ठीक, तो वैसे इन सब का जो एक जो आप वर्ड का मतलब समझ सकते हैं वो प्रगति, सीधा सीधा जो सरल भाषा में, जिनमें अर्थव्यवस्था के बारे में अगर ना आप सोचें तो सामाजिक स्तर पे आप कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की वृद्धि हो रही है, ठीक है, किसी भी स्तर से, और विकास हो रहा है, खुशहाली इसी पर किसी देश की, तो वह देश प्रगति कर रहा है, मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन सही मायने में वृद्धि एक अलग मतलब है, विकास का अलग मतलब है। ठीक है, खुशहाली तो खैर अलग टॉपिक है ही। तो वृद्धि और इनमें आर्थिक शब्द जुड़ना बहुत ही जरूरी है। पहले इसकी बात करें हम, तो इसमें आर्थिक वृद्धि शब्द जुड़ेगा, विकास में भी आर्थिक विकास जुड़ेगा। यानी हम पढ़ेंगे आर्थिक वृद्धि के बारे में और आर्थिक विकास, सामाजिक वृद्धि या राजनैतिक वृद्धि, कई स्तर हो सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना जो है वो पढ़ना है आर्थिक वृद्धि के बारे में। तो आर्थिक वृद्धि एक मुद्दा रहा है हमेशा से कि किस तरह की वृद्धि होनी चाहिए, उसे क्या मापा जा सकता है या नहीं मापा जा सकता, क्या इसमें गुणात्मक तत्व होते हैं कि मात्रात्मक तत्व होते। ठीक है, इस पर विभिन्न अर्थशास्त्री हमेशा अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। ठीक, लेकिन अब तो इसकी रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी रिपोर्ट भी आती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसकी रिपोर्ट जारी करता है आर्थिक विकास की भी बात हो रही केवल। ठीक है, जारी करता है, तो उसका अर्थ क्या है, खुशहाली की रिपोर्ट जारी करता है, इसका अर्थ क्या है आर्थिक विकास का। आर्थिक विकास का जो अर्थ है वो बड़ा ही सरल शब्दों में मैं आपसे बता देता हूं कि समय के साथ जो आर्थिक माप होती है, समय के साथ जो आर्थिक माप होती है, अस्थिरांक वृद्धि, समय के साथ जो आर्थिक माप उसकी अस्थिरांक वृद्धि को ही हम लोग आर्थिक विकास का नाम देते हैं। अस्थिरांक वृद्धि मतलब होता है ऐसे अंक जो अस्थिर हैं, मतलब चेंज होंगे जरूर। ठीक है, तभी चेंज होंगे तभी उसका विकास के रूप में। तो आर्थिक विकास को हम आर्थिक वृद्धि दर, जो कि किस रूप में होती है, प्रतिशत के रूप में होती है। आर्थिक वृद्धि दर किस रूप में होती है, प्रतिशत के रूप में होती है। जैसे, और ये कैसी अवधारणा है, ये वार्षिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है, ये वार्षिक अवधारणा है। जैसे एग्जाम तौर पे कि 1 लीटर, वो 100 लीटर जो है दुग्ध उत्पादन होता है। ठीक है,
अब अगले जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें 105 लीटर उत्पादन होने लग गया। तो अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 लीटर। तो अगर हम कंपेयर करें इससे तो 5% वृद्धि हो गई। तो ये जो है 5% की जो वृद्धि कहलाएगी, यही कहलाएगी समय के साथ आर्थिक माप में परिवर्तन, यानी आर्थिक वृद्धि दर, जो कि 5% है। लेकिन आर्थिक वृद्धि दर को मापने के कुछ घटक भी होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल थोड़ा बताऊं, जैसे क्या क्या घटक हो सकते हैं। जैसे खाद्यान्न में वृद्धि हो जाना, खाद्यान्न में वृद्धि हो जाना, कि जो कृषि वगैरह हो रही थी, जो उत्पादन हो रहा था, उन सब में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, मतलब इस तरह से वृद्धि, परसेंटेज के अकॉर्डिंग वृद्धि, ठीक है। तो दूसरा, जैसे सड़क नेटवर्क की हम बात करें तो हम इसको माप सकते हैं ना किलोमीटर में, कि हमारा जो नेटवर्क है वो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो उसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि सपोज दैट 100 किलोमीटर था कोई मार्ग, अब हम उसको वृद्धि करके 120 किलोमीटर कर दिया, तो 20% की इंक्रीजमेंट आपको इसमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला आता है वो है कुल टोटल जो प्रोडक्शन है किसी भी देश का, कुल प्रोडक्शन, उसमें क्या वृद्धि हो रही। यहाँ पे जीडीपी के तौर पे भी हम देख सकते हैं इसमें ग्रोथ रेट क्या है, जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। तो यानी कुल मिला के कहने का जो अर्थ है वो ये है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। तो अब मुख्य रूप से जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये आता है कि जो आर्थिक विकास है उसका जो मुख्य अवयव है वो है मात्रात्मक, यानी इसमें मात्रात्मक गुण पाया जाता है, मात्रा के तौर पे, संख्यात्मक मात्रा के रूप में इसमें संख्या होगी तभी हम माप निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 5%, 10%, 16 कुछ भी तो इस तरह से मात्रात्मक गुण जो है होते हैं। खाद्यान्न वृद्धि तो वैसे नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा रखा हुआ है यहाँ पे कम रखा, ये बताएंगे तो ये आर्थिक वृद्धि निकल आएगी। आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगी कि इसके अकॉर्डिंग उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, 10% हो रही है, 5% हो रही। सड़क नेटवर्क में कितना है, 5% है। तो इस तरह से जो है पूरा आर्थिक वृद्धि दर के तौर पे होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आर्थिक विकास। अब हम आर्थिक विकास को समझेंगे, इसमें ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। आर्थिक विकास को लेके एक अवधारणा थी पहले, पूर्व के जो अर्थशास्त्री थे उनके मन में यह अवधारणा थी कि किसी देश की जो आर्थिक वृद्धि होती है वही उस देश का आर्थिक विकास भी है, ठीक। किसी देश के जो आर्थिक वृद्धि वही उस देश का आर्थिक विकास भी है। लेकिन इस अवधारणा को मान लिया गया, लेकिन प्रैक्टिकली ये है नहीं। वास्तव में आर्थिक विकास का मतलब होता है इंफ्रा कितना अच्छा है किसी कंट्री का, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, मतलब जीवन यापन कितना अच्छा है। जीवन यापन पे डिपेंड करता है किसी देश का आर्थिक विकास, उसके इंफ्रा पे डिपेंड करता है, ठीक है।
इसमें जो घटक है मुख्य रूप से जैसे पोषण का स्तर क्या है उस देश का, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर कितना क्या खर्च हो रहा है ये डिपेंड करता है। फॉर द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तौर पे आप समझें, जैसे सपोज दैट कि फैमिली नंबर ए है, फैमिली बी, दो फैमिली है। अब इनकी जो इनकम है वो टोटल जो ग्रोथ है वो 5% है, ये आर्थिक वृद्धि, इनकी भी जो ग्रोथ है वो 5% है, लेकिन ये जो है इंफ्रा पे खर्च करते हैं केवल 1% और ये इंफ्रा पे खर्च करते हैं 4%। इंफ्रा मतलब ये सारी चीज़ें, स्वास्थ्य पर, एजुकेशन पे खर्च कर देते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे खर्च कर देते हैं। इनका खर्च केवल 1% है, इनकी सेविंग 4% है, इनकी सेविंग केवल 1%। लेकिन अगर हम विकास की बात करेंगे तो ये फैमिली ज़्यादा विकसित कहलाएगी, ये नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसका इंफ्रा ज़्यादा अच्छा है। तो आप समझ गए होंगे कि आर्थिक वृद्धि का अर्थ आर्थिक विकास नहीं है। आर्थिक विकास के लिए इंफ्रा आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब आपने खर्च कैसे कर रहे हैं, इंफ्रा विकास कैसे कहेंगे। आप सपोज किसी कॉलेज की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल तौर पे, दोनों को 10 ईयर्स हो गए चलते चलते, ठीक है। यहाँ पे पहले 5 रूम थे, इनके भी 5 रूम थे स्टार्टिंग जब इन्होंने करी। आफ्टर 10 ईयर इनके 5 रूम ही रहे, लेकिन उन्होंने 10 ईयर्स के बाद इनके 15 रूम इन्होंने बनवा लिए। तो जनरली आपके दिमाग में क्या आएगा, आप यही कहोगे इस वाले कॉलेज ने कितना विकास कर लिया, इस वाले कॉलेज ने कोई विकास नहीं कर पाया, ठीक है। बल्कि हो सकता है कि इनकम दोनों की एक जैसी रही हो। तो ये इंफ्रा पे खर्च कहलाता है आर्थिक विकास, ठीक है। तो ये वृद्धि और आर्थिक विकास में ये मुख्य अंतर होता है। घटक मैंने बता दिए। अब यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि जो आर्थिक विकास है ये जो है गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है। गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी, दोनों है ये, गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है, ठीक है। क्योंकि पहले तो गुणात्मक है, एक्चुअली मात्रात्मक इसलिए क्योंकि ये वृद्धि पे भी डिपेंड करता है। वृद्धि आपकी मात्रात्मक है, लेकिन जो खुशहाली है आपकी और जो विकास है, ये सब चीज़ें हैं जो जिसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, केवल आप महसूस कर सकते हैं कि इसका जीवन स्तर इससे ज़्यादा अच्छा है दूसरे व्यक्ति ज़्यादा, तो ये गुणात्मक है। तो इस वजह से आर्थिक विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, दोनों है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें हो गई। अब खुशहाली की बात करें अगर, तो खुशहाली के लिए आपको नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आता है मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, कौन करता है, यूएनडीपी। यूएनडीपी इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यूएनडीपी क्या है, फुल फॉर्म इसका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये जो है मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट देता है। सबसे पहली रिपोर्ट जो इसने पारित करी, फर्स्ट रिपोर्ट एवर, वो आई थी सन 1990 में, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रथम प्रयास माना जाता है महबूब उल हक, महबूब उल हक जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, उनको प्रथम प्रयास के तौर पर माना जाता है। और इनके जो सहायक हैं इंगे कॉल के आधार, इंगे कॉल, ये 2 व्यक्ति आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। यूएनडीपी की थोड़ी सी बात कर लें। यूएनडीपी संस्था, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी में,
न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी जो स्थापना हुई वो ही थी 1965। ठीक, ये इसकी महत्वपूर्ण है। अब ये रिपोर्ट किस आधार पर तैयार करता है? यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किस आधार पर तैयार करता है? तो इसके जो आधार हैं वो आपको याद रखने हैं। तो 3 आधार हमें इसके तैयार रखने हैं। एक तो शिक्षा, एक स्वास्थ्य और एक जीवन स्तर। किसी भी देश को रैंक मिलेगी तो किन किन को देखा जाएगा? उस देश की शिक्षा, उस देश का जो है स्वास्थ्य कैसा है और उस देश का जीवन स्तर कैसा है। इन तीनों को देखने के बाद मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है वो तैयार होगी। ठीक है, अब वर्तमान रिपोर्ट की अगर हम बात करें, वर्तमान में जो इंडिया की रैंक है 129 और फर्स्ट रैंक जरूर याद रखना है अपन को, तो वो है नॉर्वे। ठीक है, इंडिया की जो रिकॉर्ड है, जो रैंक है इसमें रिपोर्ट पर जो रैंक है वो है 129 और नॉर्वे की पहली। भारत के दृष्टिकोण से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, इसके बाद आपका टॉपिक आता है खुशहाली। खुशहाली में 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि यही सब चीज़ों को मिला के खुशहाली में जो पहली रिपोर्ट है वो खुशहाली की जो रिपोर्ट है ये, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये कौन देता है? तो ये हैप्पीनेस रिपोर्ट देता है यूनाइटेड नेशन। इसमें हमें केवल 2 पॉइंट तैयार रखने पड़ेंगे कि वर्ल्ड में फर्स्ट हैप्पीनेस कंट्री के तौर पे कौन है, तो फिनलैंड हमें याद रखना है, फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड जो है नंबर 1 पे है। और भारत की अगर बात करें हैप्पीनेस कंट्री में, तो इंडिया की जो रैंक है वो है 140वीं रैंक, 140 इंडिया की रैंक है खुशहाली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, जो कि यूएन के द्वारा प्रकाश होती है। इन सब आधार पे ही शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, मानव विकास सूचकांक, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, इन सब पर। तो इतना ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक था इस लेक्चर में। निश्चित तौर पे मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।